Hello students, all of you welcome to your free educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Heredity and Variation. In that chapter, today we have to study the important topic Mendel's Principle of Heredity. तो आज के इस वीडियो में हमें हेरिडिटी के बारे में मेंडल्स ने जो प्रिंसिपल दिए हैं उस प्रिंसिपल के बारे में हमें स्टडी करना है और इस प्रिंसिपल्स को प्रूव करने के लिए मेंडल्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। उसमें से हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी हमें इस वीडियो में जानना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। वी नो दैट द जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्स इन इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। प्रोजेनी यानी कि संतान, प्रोजेनी यानी कि संतान। तो जो कोई भी ऑफस्प्रिंग से या प्रोजेनी है, कोई भी संतान है, तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल आता है वो उसके पेरेंट्स से आता है। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को दो पेरेंट्स होते हैं, मदर और फादर। देयरफॉर तो जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसमें से हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स एंड मदर, दैट इज फ्रॉम फादर, एंड हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द मदर। एंड प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी इज बेस्ड अपॉन दिस फैक्ट। तो हेरिडिटी का प्रिंसिपल इसी फैक्ट पे बेसिस है कि जेनेटिक मटेरियल इज इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट इफ both the parents make equal contribution in the inheritance of character, then which character will appear in the progeny। अब फादर और मदर दोनों से जेनेटिक मटेरियल आता है, हाफ ऑफ द मटेरियल फ्रॉम फादर, हाफ ऑफ द मटेरियल फ्रॉम मदर, देन विच कैरेक्टर विल अपियर। फॉर एग्जाम्पल, अब फॉर कलर ऑफ स्किन, अब स्किन का कलर एक हम कैरेक्टर कंसीडर करते, तो आपका जो कलर है वो आपके फादर के जैसे होगा या मदर के जैसे होगा या उससे अलग होगा। तो मेंडल्स ने, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो फादर से भी आया है मदर से भी आया है, तो स्किन कलर किसके जैसे होगा हमारा। तो मेंडल परफॉर्म और कैरिड आउट हिज रिसर्च in this direction and put forth the principles of hereditary responsible for this inheritance। तो इनहेरिटेंस को रिस्पॉन्सिबल कौन सा प्रिंसिपल है, वही प्रिंसिपल मेंडल ने इसी डायरेक्शन में उसका रिसर्च किया कि कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। एंड मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट्स सेंचुरीज एगो, बट टिल his experiments and his results are the astonishing। अभी भी उसके जो रिजल्ट और उसका एक्सपेरिमेंट जो है एस्टोनाइजिंग, एस्टोजेनिक यानी कि आश्चर्यजनक है, अमेजिंग है। तो मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ गार्डन पी प्लांट्स having a visible characteristic, and name of garden pea plant is scientifically it is called as Pisum सटाइवम। तो पायसम सटाइवम जो है ये गार्डन पी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम है। और मेंडल्स ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सभी पी प्लांट के ऊपर किए हैं। तो पी प्लांट तो आप सभी ने देखा होगा बच्चों। ही हैज परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट्स एंड दिस पी प्लांट्स हैव द कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक। तो पी प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, एक दूसरे से विरुद्ध कैरेक्टरिस्टिक इसमें है। और 7 विजिबल कैरेक्टरिस्टिक में जो हमें दिखाई देते हैं वो कैरेक्टर्स पी प्लांट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक, पहला कैरेक्टरिस्टिक है शेप ऑफ सीड। तो सीड का शेप कैसे होता है, इसमें क्या कॉन्ट्रैक्शन क्या है, विरोधाभास क्या है। द सम ऑफ द plants having their seeds, they are rounded and some seeds are wrinkled, that is the difference in the shape of seed. Then color of seed, some plants have their seeds yellow color and some have the green color. Then color of flower, some plants have the purple and white flower. Then you can see the contrasting characters of the shape of pod. The pod shape is
इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड यानी कि शेंग जो होती है, कुछ प्लांट्स के पॉड जो है वो इन्फ्लेटेड यानी कि भरी हुई होती है दानों से, और कुछ प्लांट की जो पॉड है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, उसमें सीड्स नहीं होते हैं या छोटे छोटे सीड्स होते हैं। देन द कलर ऑफ पॉड that is the green and yellow. Then the contrasting character you can see the position of flower. In some plants the flowers are axillary यानी कि बीच में होते हैं, in some plants the flowers are terminal, सिर्फ ऊपर के हिस्से में ही फ्लावर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं। Then height of plants tall and dwarf. Some plants are tall and some plants are dwarf. These are the 7 pairs of contrasting characters, and these are the visible characters in the pea plant. That is the shape of seed, then color of seed, color of flower, shape of pod, color of pod, then the color of flowers, then the position of flower and height of plants. The Gregor John Mendel has performed the experiments on the garden pea plants, and Gregor John Mendel was an Austrian scientist, and he performed the experiments and he studied the some inheritance of some characteristic in pea plants. तो pea plants के अंदर एक characteristic heredity, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में characteristic कैसे ट्रांसमिट होते हैं, इनके बारे में उन्होंने स्टडी की, and he conclude that the inheritance of character follows certain principle. तो जब इनका कैरेक्टरिस्टिक यानी हेरिडिटी कैरेक्टर जब ट्रांसमिट होते हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल होता है, तो ये प्रिंसिपल सब में कॉमन होता है, एंड लेटर हिज प्रिंसिपल वाज फेमस बाय हिज नेम, एंड दैट प्रिंसिपल्स आर नाउ आइडेंटिफाइड एज अ मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। हिज एक्सपेरिमेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय ओनली इन 20th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे और 100 साल तक उनके एक्सपेरिमेंट के ऊपर किसी ने भरोसा नहीं किया। लेकिन आफ्टर द रिकन्फर्मेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, some of these principles now becomes a basis of modern genetics। जब 100 साल के बाद मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए तो उसके 100 साल के बाद उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद मेंडल के प्रिंसिपल जो है, मेंडल ने जो प्रिंसिपल बताए थे वो ट्रू है, ये प्रूव हुआ, वो सही है, ये प्रूव हुआ, और इसके बाद इस प्रिंसिपल को फिर ये मॉडर्न जेनेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल अभी बने हुए हैं। तो अभी हमें पढ़ना है, तो मेंडल्स ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उस एक्सपेरिमेंट के क्या रिजल्ट आए थे, तो उस रिजल्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है, जिससे हम मेंडल्स का प्रिंसिपल जो है वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमें पढ़ना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो मेंडल हैज परफॉर्म चूज द गार्डन पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। पी प्लांट्स का उसने सिलेक्शन किया, उसमें हम कैरेक्टर्स भी देखते हैं। व्हेन द क्रॉस मेड बिटवीन द टू प्लांट्स हैविंग अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, देन दैट क्रॉस इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर दो प्लांट्स जिसमें एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से अगर इनके बीच में क्रॉस किया जाता है तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आ गया समझ में? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसका अर्थ क्या है, द क्रॉस मेड बिटवीन द टू प्लांट्स हैविंग अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो फॉर एग्जांपल अब मेंडल्स ने जो पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, टू स्टडी द मोनोहाइब्रिड रेशियो द मेंडल्स चूज द प्लांट्स कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द प्लांट हाइट। प्लांट हाइट इज अ विजिबल कैरेक्टर, प्लांट की हाइट हमें दिखाई पड़ती है। तो इन प्लांट हाइट व्हाट इज द कॉन्ट्रास्टिंग, इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट इज टॉल एंड डॉर्फ। तो मेंडल्स ने जो प्लांट सिलेक्ट किए थे उसमें कुछ प्लांट टॉल और प्लांट डॉर्फ थे, तो उसने प्लांट हाइट यानी कि टॉल प्लांट लिया और डॉर्फ प्लांट लिया और उसके बीच में क्रॉस किया। द प्लांट सिलेक्टेड फॉर द क्रॉस इज कॉल्ड एज प्लांट्स ऑफ पेरेंटल जनरेशन। तो जो प्लांट सिलेक्ट किया उसे कहते हैं पेरेंटल जनरेशन यानी कि P1 जनरेशन। द फिनोटाइप्स ऑफ दिस प्लांट,
फिनोटाइप यानी कि क्या कहता है, फिनोटाइप यानी कि द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक, द कैरेक्टरिस्टिक विच कैन अपीयर्स एंड विजिबल टू अस इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। तो जो कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखते हैं, तो पेरेंटल जनरेशन में हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, टॉल एंड डॉर्फ, टॉल एंड डॉर्फ। जो प्लांट बड़े हैं उसे टॉल कहेंगे, जो छोटे हैं उसे डॉर्फ कहेंगे। दिस इज द फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज फिनोटाइप। तो इसके फिनोटाइप क्या हो गए, टॉल एंड डॉर्फ। तो मेंडल कंसिडर दैट द टॉल प्लांट्स वेयर डोमिनेंट एंड डॉर्फ प्लांट्स आर द रेसेसिव। तो टॉल प्लांट को उसने डोमिनेंट कहा है, डॉर्फ प्लांट को उसने रेसेसिव कहा है। ऐसा क्यों कहा था कि व्हेन ही मेड द क्रॉस बिटवीन टॉल एंड डॉर्फ प्लांट, ऑल द प्लांट्स अपीयर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन वेयर टॉल। तो टॉल और डॉर्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करने के बाद जो प्लांट्स तैयार हुए जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में, वो सभी प्लांट टॉल थे। देयरफॉर द टॉल कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर द डॉर्फ कैरेक्टर। तो tallness is the dominant because all plants in the next generation were tall, and dwarfness is the recessive character because all plants in the next generation there were no dwarf plant is appear in the next generation at all। तो कोई भी डॉर्फ प्लांट नेक्स्ट जनरेशन में हमें उसे नहीं मिला था। डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन द मेंडल प्रपोज दैट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस is always present in the pair that is called as जीन्स। तो मेंडल्स ने क्या कहा है, जो भी इनहेरिटेंस होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या जाता है, फैक्टर जाते हैं, जिसे हम आज जीन्स कहते हैं। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या ट्रांसमिट होता है, जीन्स ट्रांसमिट होते हैं। और जीन्स कैसे होते हैं, जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। तो जीन्स जो है हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, इफ द टॉल प्लांट इज डोमिनेंट, तो टॉल प्लांट ये डोमिनेंट है, तो टॉल प्लांट्स के लिए जो फैक्टर्स है, तो फैक्टर्स ऑफ द टॉलनेस आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर एंड फैक्टर्स ऑफ द डॉर्फनेस आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर्स। यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स को हम कैपिटल लेटर में दर्शाते हैं और रेसेसिव कैरेक्टर्स को हम स्मॉल लेटर में दर्शाते हैं। तो जीनोटाइप क्या हुए इसके, जीनोटाइप यानी कि फैक्टर्स और जीन्स। तो टॉलनेस के हो गए कैपिटल टी और डॉर्फनेस के स्मॉल टी। क्यों कि टॉलनेस इज अ डोमिनेंट, इसीलिए उसके जो फैक्टर्स या जीन्स है हमने कैपिटल लेटर में लिखे हैं। और क्या बताया मेंडल्स ने, तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस आर प्रेजेंट इन पेयर। तो जीन्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टॉलनेस के लिए जो जीन्स होगी वो पेयर में होगी, यानी कि दो जीन्स होगी। डॉर्फनेस के लिए जो जीन्स होगी वो भी पेयर में होगी, यानी कि स्मॉल टी। आगे जीनोटाइप्स ऑफ द एंड एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। अब जो है ये इसके जीन्स है और ये इसके जीन्स है, ये गैमेट्स में प्रेजेंट है। तो गैमेटोजेनेसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, process of formation of gametes. When the gametes are formed at that time, there occur the segregation of genes. The genes are separated from each other, and therefore these tall plants form the gametes which are similar, contains only one factor, and the dwarf plants produces the similar type of gametes having a factor T। अब दोनों पेयर के अंदर दोनों जीन्स सेम है, इसीलिए जो गैमेट्स तैयार होते हैं तो उस गैमेट्स के अंदर एक ही फैक्टर आता है। पेयर क्या हो जाते हैं, पेयर में जीन है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और एक गैमेट्स में एक जीन आता है। तो टॉल प्लांट्स एक जैसे ही गैमेट तैयार करेंगे जिसके अंदर, यानी कि इट फॉर्म्स अ सिंगल टाइप ऑफ गैमेट्स हैविंग द टी फैक्टर, एंड डॉट प्लांट प्रोड्यूसेस द सिंगल टाइप ऑफ गैमेट दैट इज द टी फैक्टर। दीज आर द गैमेट्स। अब क्या होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ यहाँ पे, तो मेंडल अलाउज द क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन टॉल एंड डॉर्फ प्लांट। टॉल और डॉर्फ प्लांट में इसमें क्रॉस पॉलिनेशन किया। क्रॉस पॉलिनेशन इसका अर्थ क्या है, टॉल प्लांट के पोलन ग्रेन्स डॉर्फ प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर अगर फॉल होते हैं, या डॉर्फ प्लांट के पोलन ग्रेन्स टॉल प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर फॉल होंगे, तो उसे कहेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। आफ्टर द क्रॉस पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, देयर आर द चांस ऑफ दिस गैमेट टू बी फ्यूज विद दिस गैमेट। ये गैमेट इस गैमेट के साथ फ्यूज होगा, तो जो नया
गैमेट्स के बाद जो सेल तैयार होगी इट इज जाइगोट्स, और जो प्लांट्स तैयार होगा उसमें जो गैमेट्स आएंगे वो हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी. इफ दिस गैमेट फ्यूज विद दिस गैमेट देयरफॉर सिमिलर कैपिटल टी स्मॉल टी. देन दिस प्लांट इज द टॉल एंड दिस प्लांट इज ऑल्सो अ टॉल. देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन. इसे कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, दैट इज F1 जनरेशन. फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन. फर्स्ट फिलियल जनरेशन इसका अर्थ क्या है? द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ P1 जनरेशन. P1 पेरेंट्स जो है इनसे जो प्लांट्स तैयार हुए हैं दूसरे जनरेशन में उसे कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन. अब यहाँ पे देखिए ऑल प्लांट्स ऑफ फर्स्ट फिलियल जनरेशन आर टॉल. तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन के सभी प्लांट्स क्या है? टॉल है. इसे हम प्यूनेट स्क्वायर भी कहते हैं. तो प्यूनेट स्क्वायर में भी हम लिख सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में, तो नेक्स्ट जनरेशन का लिखेंगे. तो टॉल ऑल द प्लांट्स ऑफ फर्स्ट फिलियल जनरेशन आर टॉल. तो सभी प्लांट जो है फर्स्ट फिलियल जनरेशन के क्या है? टॉल प्लांट्स है. बट दिस टॉल प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द टॉल प्लांट्स ऑफ P1 जनरेशन. P1 जनरेशन के टॉल प्लांट्स ये है और F1 जनरेशन के टॉल प्लांट्स जो है ये भी प्लांट टॉल है, ये भी प्लांट टॉल है. बट दिस प्लांट्स आर डिफरेंट बिकॉज the parents of these tall plants are were tall and dark. इस ये जो टॉल प्लांट है इसके पेरेंट्स क्या है? एक टॉल है और दूसरा डार्क है. फिनोटिपिकली दिस प्लांट इज टॉल, फिनोटिपिकली दिस प्लांट इज टॉल, बट जीनोटिपिकली इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस प्लांट ऑफ P1 जनरेशन. यानी कि ये जो प्लांट है इसके पेरेंट टॉल और डार्क है, तो ये फिनोटिपिकली टॉल है लेकिन जीनोटिपिकली अलग है. अगर यहाँ पे आप देख पाएंगे इस टॉल प्लांट के जो फैक्टर्स है ये जो है वो सिमिलर है और इस टॉल प्लांट के फैक्टर जो है अलग अलग है. यानी फैक्टर यानी कि जीन्स इसके अलग है और इसके जीन्स अलग है. देयरफॉर जीनेटिपिकली दिस प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम द P1 टॉल प्लांट. आ गया समझ में? जीनोटिपिकली ये टॉल प्लांट जो है इस प्लांट से अलग है. अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑल प्लांट्स आर टॉल. F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स क्या है? टॉल है. नो डॉर्क प्लांट इज अपीयर. देयरफॉर द मेंडल्स conclude that the tallness or is dominant over the tall factors. The factor responsible for tallness यानी कि जो जीन्स टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये डॉर्कनेस के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है इसके ऊपर ये डोमिनेंट है. यानी कि जीन्स ऑफ टॉलनेस आर डोमिनेंट ओवर द जीन्स ऑफ डार्कनेस. दो दिस प्लांट्स कंटेन्स द जीन्स. अब दिस tall plants of F1 generation, it contains the factor for the darkness. It contains the factor for the darkness, but they are tall because this capital T, that is this genes for tallness is dominant over this genes for the darkness. तो इसके अंदर डार्कनेस का फैक्टर है लेकिन ये डार्क क्यों नहीं? क्योंकि टॉलनेस जो है ये डोमिनेंट होता है. तो Phenotypically, all the tall plants of F1 generation are tall, but genotypically they are hybrid. जीनोटिपिकली ये क्या है? अलग है क्योंकि पेरेंट्स के जैसा नहीं है. फिनोटाइप यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, दैट इज द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक. एक्सटर्नल जो हमें दिखता है विजिबल कैरेक्टर से, इसे हम कहते हैं फिनोटाइप. फॉर एग्जांपल टॉलनेस एंड डार्कनेस इन द पी प्लांट. और जीनोटाइप किसे कहते हैं? दैट इज द फैक्टर्स, दैट इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक. जिस फैक्टर यानी कि जिस जीन्स की वजह से ये कैरेक्टर है, विजिबल कैरेक्टर है, इसे हम कहते हैं फिनोटाइप. दैट इज द जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लांट एंड फिनोटाइप मींस द अपीयरेंस ऑफ प्लांट, वो कैसे दिखता है. आगे समझ में? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. आगे समझ में? देयरफॉर ऑल द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशंस दे आर फिनोटिपिकली tall, phenotypically same, but genotypically they are the different from the P1 generation. तो अब if these plants of F1 generation के प्लांट देखिए, इसको अगर हमने क्रॉस किया सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो अभी हमें क्या करना है? F1 सेल्फिंग. तो पेरेंटल जनरेशन के लिए अब हम चूज कर रहे हैं पेरेंटल
जनरेशन, दैट इज P2। अब ये सेकंड पेरेंटल जनरेशन है, दैट इज सेल्फिंग ऑफ F1। तो F1 प्लांट्स जो है दैट आर द टॉल प्लांट्स विच हैव द फैक्टर कैपिटल T एंड स्मॉल t। द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन दे प्रोड्यूसेस द टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ये क्या करेंगे, दिस इज द फिनोटाइप, it produces the two types of gamete, one of the gametes contains capital T and one of the gametes contain small t। तो एक गैमेट जो है कैपिटल T तैयार करेगा और दूसरा गैमेट जो है वो स्मॉल t, यानी कि दो प्रकार के गैमेट्स यहाँ पे तैयार होते हैं। तो these are the जीनोटाइप। तो इसके ये फिनोटिपिकली these are the टॉल्स, देन जीनोटाइप ये है टॉल, जीनोटाइप जो है टॉल, दो टॉल प्लांट्स हमने सिलेक्ट किए हैं, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, फर्स्ट वन जनरेशन, एंड दे आर अलाउड फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। तो दीज आर द जीनोटाइप्स। तो हम प्यूनेट स्क्वायर में इसका क्रॉस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्यूनेट स्क्वायर में कैसे करते हैं। अब इसमें से एक प्लांट जो है ये तैयार करता है मेल गैमेट्स, यानी कि उसके पोलन ग्रेन्स, एंड अनदर इज फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट जो है यानी कि सपोज दिस प्लांट्स के पोलन ग्रेन जो है इस प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं, यानी कि दिस प्लांट जो है ये हुआ है मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स दो प्रकार के, कैपिटल T स्मॉल t। अब फीमेल गैमेट्स भी दो प्रकार के हैं, कैपिटल T स्मॉल t। अब देखिए इफ दिस गैमेट फ्यूज विद दिस गैमेट, इस गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो कैपिटल T, दिस प्लांट इज टॉल, क्योंकि ये जो है टॉलनेस के लिए कैरेक्टर है, कैपिटल T स्मॉल t, दिस इज द टॉल बिकॉज स्मॉल t इज रेसेसिव। तो जो रेसेसिव है उसका कैरेक्टर अपीयर नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। अगर डोमिनेंट जीन है, एक जीन डोमिनेंट है और दूसरा रेसेसिव है, तो ये डॉर्कनेस के लिए टॉलनेस है। जो डोमिनेंट है वो उसका ही कैरेक्टर अपीयर होगा, कैपिटल T है तो ये टॉल ही रहेगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही, कैपिटल T स्मॉल t, ये भी टॉल होता, क्योंकि डोमिनेंट जीन सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसेसिव वन। तो रेसेसिव का जो कैरेक्टर है जो उसे डोमिनेंट जीन हाइड कर देता है, उसे छुपा देता है, उसको अपीयर नहीं होने देता है, एंड इसीलिए ये प्लांट टॉल है। नाउ small t, if this gamete fuse with this gamete, then the combination form is small t and this plant is dwarf। अब ये प्लांट क्या है, डॉर्फ है, ये प्लांट छोटा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज F2 जनरेशन। ये क्या हुई है, F2 जनरेशन, यानी कि सेकंड फिलियल जनरेशन। तो सेकंड फिलियल जनरेशन यानी कि द जनरेशन फॉर्म बाय द P2 पेरेंट्स, यानी कि पहला P1 पेरेंट्स हमने चूज किए थे और टॉल और डॉर्फ थे, उससे हमें ये जनरेशन मिली, और इसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया, यानी कि सेल्फिंग के वजह से इसमें जो पेरेंट्स जो प्रोजेनी तैयार हुई है उसे कहते हैं F2 जनरेशन। दैट इज द प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म बाय द P2 जनरेशन इज कॉल्ड एज F2 जनरेशन। तो अब F2 में हमें क्या मिला है, इन द डॉर्फ both tall and dwarf plants are appear in F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में दोनों टॉल और डॉर्फ दोनों प्लांट्स हमें मिले। एक्चुअली नो टॉल प्लांट इज इन द पेरेंटल जनरेशन, नो डॉर्फ प्लांट इज इन पेरेंटल जनरेशन। अब पेरेंटल जनरेशन में डॉर्फ प्लांट नहीं है, पेरेंटल जनरेशन में डॉर्फ प्लांट नहीं है, लेकिन जो उसके ऑफस्प्रिंग हमें प्रोजेनी मिली है उसमें हमें डॉर्फ प्लांट मिला है, क्योंकि these two tall plants have the factor for the dwarfness. Though they are tall, but they have the factors for the dwarfness. ये टॉल है लेकिन उसमें क्या है, डॉर्फनेस के लिए फैक्टर जीन्स प्रेजेंट है, एंड आफ्टर द रिकॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू फैक्टर्स then the dwarf plants appears in the F2 generation. The Mendel performed this experiment and out of 229 plants he found 705 plants were tall and 224 plants were
dwarf, and this ratio is 1:1. Sorry, this ratio is 3:1, and this is called as tree plant. अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 plants are tall and 1 plant is dwarf, and this is called as phenotypic ratio. तो phenotypic ratio of this monohybrid cross is 3:1. अब जीनोटिपिक रेशियो क्या है? जीनोटिपिक रेशियो देखिए, जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1. Therefore, one plant is having the genotype TT. The two plants having capital T and small t, and one plant having small t and small t. 3 प्रकार के जीनोटाइप्स हमें मिले हैं. तो एक जो है जिसमें कैपिटल टी है, 2 जो है इसमें एक डोमिनेंट जीन और एक रिसेसिव जीन है, और एक जो हमें मिला है जिसमें दोनों जो है वो फैक्टर्स जो है जीन्स जो है वो रिसेसिव है. इस तरह से जीनोटाइप्स जो है 3 प्रकार के होते हैं. अब यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे हैं. तो फर्स्ट इज F2 प्योर डोमिनेंट, कैपिटल टी है, प्योर डोमिनेंट है. इट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस, यानी कि दोनों फैक्टर्स एक जैसे, इसीलिए इसे होमोजाइगस कहा है. देन F2 प्योर रिसेसिव, दैट इज द डॉर्फ प्लांट, एंड इट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस, क्योंकि दोनों फैक्टर जो है स्मॉल टी रिसेसिव है और एक जैसे फैक्टर होने की वजह से इसे कहे होमोजाइगस. और लास्ट यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर, इट इज द हाइब्रिड, इट इज हाइब्रिड टॉल प्लांट. ये क्या है? हाइब्रिड टॉल प्लांट है, क्योंकि इसके अंदर फैक्टर जो है एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है. देयरफॉर इट इज हेटेरोजाइगस. देयरफॉर the genes may be pure dominant, pure recessive and hybrid. तो हाइब्रिड के अंदर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव होता है. एंड दिस इज द मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? तो द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? फैक्टर, जिसे हम जीन कहते हैं. जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं. एंड पेयरिंग ऑफ जीन मे बी डोमिनेंट, प्योर रेसेसिव, और दैट मे बी हाइब्रिड. ये हाइब्रिड भी हो सकता है. एंड द थर्ड कंक्लूजन इज दैट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्कनेस. तो जो भी टॉल प्लांट, जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो क्या करता है, यानी कि जो डोमिनेंट जीन होता है वो रेसेसिव जीन का कैरेक्टर उसे हाइड करता है, सप्रेस करता है. द रेसेसिव कैरेक्टर इज अपीयर्स ओनली व्हेन बोथ द फैक्टर्स आर रेसेसिव. दोनों फैक्टर अगर रेसेसिव है तो भी रेसेसिव कैरेक्टर वहां पे अपीयर होता है. एंड दिस प्रिंसिपल इज फॉलोड वाइल द इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस के दौरान ये प्रिंसिपल फॉलोड होता है. अब यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों प्लांट टॉल है, लेकिन सेकंड जनरेशन में हमें क्या मिला है? डॉर्फ प्लांट मिला है. कोई भी पेरेंट डॉर्फ नहीं, लेकिन यहाँ पे डॉर्फ प्लांट मिला है बिकॉज दे कंटेन द फैक्टर. देयरफॉर द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर. देयरफॉर फैक्टर्स आर द जीन्स. देयरफॉर जीन इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. तो जीन्स को हेरिडिटी का फंक्शनल यूनिट क्या क्यों कहते हैं, इसका आंसर आपको आज यहाँ पे मिला होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.